सहकारियों, ये पीबीएसपी यानी कि मान्यवर कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव, पीबीएसपी, ये दूसरा चैप्टर है सिलेबस का, ये दूसरा टॉपिक है एजुकेशन। तो एजुकेशन ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 सब टॉपिक्स। एजुकेशन का पहला टॉपिक है एंशिएंट एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ अशोका द ग्रेट। ये पहला टॉपिक है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एंशिएंट इंडिया मीन्स प्री हिस्टोरिक टू AD 700 years or somewhere it is written as a 500 years, means after Christ। एक 500 से 700 तक का पीरियड में एजुकेशन, एशियंट एजुकेशन आता है। तो हम पहले गौर करेंगे कौटिल्य नीति को, कौटिल्य एजुकेशन ऑफ कौटिल्य। अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंडनीति, चेती, विद्या, यानी कि इसका मतलब है पहले मीन्स इन एंशिएंट इंडिया 4 प्रकार की विद्याएं होती थी, 4 प्रकार की विद्या होती थी। अन्वीक्षिकी मीन्स सोचने का कौशल, त्रयी 3 वेदों का ज्ञान, वार्ता का मतलब है कृषि, पशुपालन, एवं व्यापार। और लास्ट का चौथा जो प्रकार है दंड नीति, शासन, प्रशासन व न्याय व्यवस्था, शासन, प्रशासन व न्याय व्यवस्था, ये दंड का ज्ञान दंड नीति के अंदर आता है। तो इस 4 प्रकार की विद्याएं थी। चतस्त्र एवं विद्या यति कौटिल्य, तार्बी धर्मार्थ अद्विध्यात द्विधाना विद्यात्वम, मीन्स कौटिल्य भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं कि 4 प्रकार की विद्याएं होती थी, और जो 4 प्रकार की विद्याएं होती थी अन्वेषिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। और ये 4 प्रकारों से सबसे उच्च विद्या कौन सी थी, सबसे हाईएस्ट विद्या कौन सी थी, वो हम इस पंक्तियों से जान पाएंगे, उसके ऊपर प्रकाश डाल पाएंगे। प्रदीप सर्व विद्यानामुपाय सर्व कर्मानाम आश्रया सर्व धर्माना शश्व दानविषकी मता। इसका मतलब यह है कि ये चार जो विद्या है, अन्वेषिकी, त्रयी, वार्ता या और दंडनीति, ये 4 विद्याओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अन्वेषिकी विद्या है। क्यों अन्वेषिकी, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये सभी विद्याओं का प्रदीप है, क्योंकि इसका विशेष है ये सोचने का कौशल देती है हमें, ये सोचने का कौशल देती है। और इस लैंप ऑफ ऑल साइंसेस, यानी कि इट विल डिजाइन अ वे फॉरवर्ड। ये इस विद्या में क्षमता है, हमें सोचने के लिए कौशल्य देती है। इसीलिए ये विद्या प्रतिष्ठित, मूल्यवान एवं शाश्वत गतिशील विद्या है। और इसी के कारण ये जो अन्वेषिकी विद्या सभी धर्मों का आश्रय बन गई थी इन एशियन इंडिया। तो लेकिन सहकारियों, मजे की बात यह है, ये जो 4 प्रकार की विद्याएं थी और ये अन्वेषिकी विद्या जो सबकी विद्या के टॉप में थी, वो जानने की, वो सीखने की मीन्स अधिकार, सीखने का जो अधिकार था वो सिर्फ उच्च वर्णीय या सवर्ण या ब्राह्मण लोगों को था। यानी कि आप जानते होंगे ये जो यज्ञोवीत या मुंज जिसे हमें कहते हैं, ये जो संस्कार है जिसको सवर्णों में दूसरा जन्म कहा जाता है, जिनको मीन्स क्षत्रियों तक ये विद्या पर उनको ये विद्या मीन्स पाने की परमिशन नहीं थी, उनको अनुमति नहीं थी। सिर्फ जो यज्ञोवीत ब्राह्मण है उनको ये विद्या वो ले सकते थे या उनको विद्या पढ़ने की, लेने की परमिशन थी। इसके कारण एक पर्टिकुलर ग्रुप ही ये विद्या लेने के लिए मीन्स एलिजिबल था अकॉर्डिंग टू द चातुर्वर्ण सिस्टम। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन अवर जो आज की कंडीशन है वो हमारी एज इट इज है, उसमें प्रगति नहीं हुई पाई।
तो ये थोड़ा सा हम प्रकाश डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ये 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशन मीन्स विद्या थी। बाद में देर इज ओनली वन पीरियड in Indian history, there is only one period in Indian history which is a period of freedom, greatness and glory. That is the period of the Maurya Empire. That is the period of Maurya Empire. At all other times, the country suffered from defeat and darkness. Suffered from defeat and darkness. But the Maurya period was a period when Chaturvarna was completely annihilated. Chaturvarna was completely annihilated when the Shudras, who constituted the mass of people, came into their own and became the rulers of the country. सहकारियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है और फैक्ट है। मींस इंडियन हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसे मौर्य पीरियड ही है ऐसा वैभवशाली गौरव प्राप्त पीरियड जिसे हम कह सकते हैं ओनली मौर्य पीरियड था। बाकी के पीरियड में, और मौर्य पीरियड कौन सा, फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टू बृहद मींस वन मींस बिफोर क्राइस्ट 321 to near about 175 to 180 before Christ BC बृहद्रथ तक का जो पीरियड है वो मौर्य पीरियड हम मानते हैं था, वो वैभवशाली पीरियड था। और बाकी के जो पीरियड में हमेशा भारत का जो ये था पीरियड था, वो हमेशा डिफीट, सफर्ड फ्रॉम डिफीट एंड डार्कनेस मीन्स हमेशा मीन्स अशांति बनी रही। ग्लोरियस पीसफुल प्रॉस्परस पीसफुल सोसाइटी नहीं थी उस समय। और बाद में इस पीरियड में क्यों रहा था, इसमें कारण है मीन्स जो चातुर्वर्ण कंप्लीटली एनालाइट नष्ट किया गया था, और जो शूद्र थे मीन्स यानी कि हम बहुजन समाज बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, वो राज्यकर्ती जमात बन गया था, राज्यकर्ता मीन्स शासक बन गए थे। इसीलिए वो पीरियड मीन्स वैभवशाली और या गौरव प्राप्त था। महान अशोक के दूसरी एक चीज है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। महान अशोक के साम्राज्य में कम से कम पुलिस बल था और कम से कम सैन्य बल था। कम से कम पुलिस बल और कम से कम सैन्य बल, और इसके बावजूद भी उनका साम्राज्य का विस्तार बढ़ता ही गया, दिन ब दिन बढ़ता ही गया, शांति को अडरंट रहते गया। ना किसी ने विद्रोह किया, ना किसी ने अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रूल होल एम्पायर। और हम जानते हैं कि उनका साम्राज्य का विस्तार आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक है, ईरान है, ब्रह्मदेश है और नेपाल है, यहाँ तक गया था। मीन्स ये इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन विदाउट एनी मीन्स बिना विद्रोह शांति के साथ वो शासक क्यों कर सके? क्या ऐसा ही रीजन था? क्या सीक्रेट था वो गौरवशाली पीरियड का? तीसरी एक चीज है जिसके हमें ऊपर गौर करना जरूरी है। जो कलिंग युद्ध हुआ बिफोर क्राइस्ट 321, यानी कि जब अशोका का राज्याभिषेक हुआ उसके ठीक 8 साल बाद कलिंगा युद्ध हुआ। उस पीरियड में व्यापार को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और जो भी व्यापार के मीन्स कमर्शियल सेंटर्स है वो अपने कब्जे में होना चाहिए, ऐसी एक टेंडेंसी, ऐसे एक भाव उस दिनों में था। तो अशोका ने व्यापार बढ़ाने के लिए कलिंगा युद्ध किया। कलिंगा के राजा थे चैत्रराज, जो राजा थे उनका नाम था चैत्रराज। ये बिफोर क्राइस्ट 321 में हुआ, और ये होने के बाद उन्होंने जितना व्यापार के लिए जरूरी था उतना ही अपने कब्जे में लिया। अशोका दी ग्रेट ने जितना चाहिए था व्यापार बढ़ाने के लिए उतना ही लिया, यानी कि भुवनेश्वर जो आज उड़ीसा में है और विशाखापट्टनम जो आज आंध्र प्रदेश में है, वहां तक इन्होंने भाग लिया अपने इसमें। जो रेस्ट पार्ट ऑफ कलिगा युद्ध के बाद हम तो जानते हैं देयर इज अ डायनामिक चेंज इन हिज पर्सनैलिटी। और उसके बाद युद्ध के बाद जो परिस्थिति थी उनके बाद उन्होंने
खुद का कंस्ट्रक्शन किया सहकारियों। यहाँ मैं आपको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ इस मुद्दे पे। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज नथिंग बट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। हम अशोका द ग्रेट, we are not observing him as an emperor or as a king, but he was a great philosopher। वो एक दार्शनिक थे जो हमें दर्शन दे सकते हैं। इसीलिए उनकी जो दार्शनिक की प्रतिमा है वो हमें उस प्रतिमा से हमें देखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। सहकारियों, तो रेस्ट पार्ट ऑफ कलिगा, वो जो लोग थे उन्होंने भी इनको विद्रोह नहीं किया, इनको अपोजिशन नहीं किया। जो रेस्ट पार्ट ऑफ कलिगा वो तो एक्सपेक्टेड था, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है, ऐसे हुआ नहीं है। तो ये वैभवशाली राज, कम से कम पुलिस दल, सैन्य बल, उसके बावजूद भी अच्छे से राज और शासन करना। और तीसरा, एक कलिंगा जो रेस्ट पार्ट ऑफ कलिंगा के लोगों का विद्रोह न होना, ये चीजें हमें क्या बताती है? ये चीजें हमें क्या बताती है? उसका आंसर आता है। इसके अगर हम सीक्रेट देखना चाहेंगे, ये क्यों हुआ, हाउ इट वाज पॉसिबल इन दोज डेज, तो हमें वी गॉट द आंसर, द प्रिंसिपल्स और द टूल्स व्हिच ही यूज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो टूल्स थे एजुकेशन, थिंकिंग स्किल और कोऑपरेशन। एजुकेशन, थिंकिंग स्किल और कोऑपरेशन, ये तीनों चीजों के कारण ये गौरवशाली वैभव प्राप्त पीरियड था। इसी कारण कम से कम सैन्य बल, कम से कम पुलिस दल के कारण भी वो राजा अशोक ग्रेट अपना शासन अच्छे से चला पाए विदाउट एनी विद्रोह, कौन से भी विद्रोह के बिना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतना बड़ा साम्राज्य संभालना कोई छोटी बात नहीं है सहकारियों। और बाद में रेस्ट ऑफ कलिगा से भी उनको विद्रोह नहीं हुआ, उसका भी कारण यह है, ग्रेट अशोका ने युद्ध के बाद उन लोगों से मीन्स माफी मांगी, उनसे मीन्स नजदीक जाने की कोशिश की, और अशोका द ग्रेट अपने प्रजा को, लोगों को, पीपल्स इन द कंट्री, पीपल्स इन द स्टेट, he was feeling or treating them as his own children, as his own children। एक पिता जैसे अपने पुत्र के प्रति भाव रखता है, एक बिहेवियर रखता है, चिंता रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, ठीक उसी तरह अशोका द ग्रेट अपने प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति मीन्स वो एबिलिटी यानी कि वो विजन वो मिस रखते थे। इसी के कारण उनका और प्रजा के बीच में जो बॉन्डिंग थी, बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड ही कैन मीन्स रूल मीन्स कंफर्टेबली विदाउट एनी टाइप ऑफ discrepancy or trouble from the people। अशोका द ग्रेट was ये अशोका ग्रेट प्रीचिंग, उनकी जो प्रीचिंग है, हाई इथिकल वैल्यूज ऑफ लाइफ, हाई इथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, जो नैतिक मूल्य होती है जीवन के, लॉ एंड इनविंस फ्रॉम हिज रॉक edicts and inscriptions on numerous stone pillars। अशोका की जो आचरण में आने वाली जो चीजें हैं, इंस्क्रिप्शन जो उन्होंने शिलालेखों के द्वारा लिखवाई गई है, वो हमें जीवन के मूल्य धाराओं को प्रचलित करती है, इंट्रोड्यूस करवाती है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की क्वालिटी इनहांस कैसे करनी चाहिए, हाउ क्वालिटी लाइफ कैन बी इनहांस, हाउ इट कैन बी लिव्ड राइट फॉर द पीसफुल क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी, वो हमें ये चीज बताती है। और बिकॉज ऑफ दिस, एज अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू हिज विजडम एंड विजन, द लाइन कैपिटल फ्रॉम अशोकन पिलर एट सारनाथ was adopted as official national emblem, and the wheel design on its base is at the center of Indian national flag। उनके प्रति आदर भाव रखने के लिए, रिस्पेक्ट टू हिम द ग्रेट अशोका, भारतीय संविधान ने इस चीज को अपनाया एज एक राष्ट्रीय चिन्ह करके। जो अशोक स्तंभ के सिंह है, वो उस सिंबल को, सिंह को एक राष्ट्रीय प्रतीक करके अपनाया 26 जनवरी 1950 को, जब प्रजासत्ताक हुआ, रिपब्लिकन। और जो सिंह के बेस पे जो पहिया है, जो चक्र है, वो
नेशनल फ्लैग के सेंटर में है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा उसके सेंटर में। मीन्स ये अशोका के प्रति, अशोका द ग्रेट के प्रति रिस्पेक्ट, आदर भाव, टू सैल्यूट हिज वैल्यूज, लाइफ मॉरल वैल्यूज which he created, right, to respect those values, ये नेशनल फ्लैग और ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया भारत ने। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन भारत की नीति बाकी के देशों के प्रति एक शांतता, ये मैत्रीपूर्ण की स्थिति और पॉलिसी रह चुकी है बिकॉज ऑफ दिस पीरियड। वो एक मीन्स हिस्टोरिकल इवेंट और इसको इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जिसे हम कह सकते हैं। युद्ध के बाद अशोक ने सहकारियों, ये युद्ध होने के बाद अशोका ने 3 प्रतिज्ञा ली थी। अशोका ने 3 प्रतिज्ञा ली थी। पहली प्रतिज्ञा ये थी, मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं, मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं। ये इस चीज का क्या मीन्स क्या रिलेशन है एजुकेशन से? युद्ध होने के बाद जो परिस्थिति बन चुकी थी कलिंगा में, जो एटमॉस्फियर था वो, और मीन्स हम जब कब प्रतिज्ञा लेते हैं, जब कोई संकल्प हमें हमारे पास होता है, यानी कि हमें कुछ टारगेट अचीव करना होता है, तब हमें कुछ संकल्प करना पड़ता है। हम संकल्प कब करते हैं? जब कोई पॉसिबिलिटीज आती है, कोई पॉसिबिलिटीज हमारे सामने होती है, तब हम संकल्प करने की तरफ जाते हैं। संकल्प क्यों करते हैं? एक कुछ टारगेट अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए। तो इन्होंने ऐसा संकल्प किया, अशोका द ग्रेट, इन्होंने पहली प्रतिज्ञा ली कि मैं युद्ध नीति का त्याग करता हूं। युद्ध नीति, जो नीति युद्ध के लिए मीन्स उठाव करेगी, युद्ध के लिए क्रिएट करेगी, वो नीति का त्याग करेंगे। मीन्स डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, ये युद्ध, ये नीतियों का वो त्याग करेंगे। मीन्स जो भी होगा दैट विल बी कंस्ट्रक्टिव की तरफ होगा, डिस्ट्रक्टिव की तरफ या डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं होगा। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने ये ली थी, मैं विषमता और बेमनस्यता के नीति का त्याग करता हूं। मीन्स जो विषमता है समाज में फैली हुई, वो विषमता का के नीति का त्याग करता हूं। मीन्स समता लाने की कोशिश करूंगा, समता लाने की कोशिश करूंगा। और बेमनस्यता, जो इंसान को इंसान बनाने की जो प्रोसेस है, दैट विल बी प्रोसीडेड। इंसान को इंसान बनाने की जो कोशिश है, दैट विल बी प्रोसीडेड, और इट विल बी गोइंग ऑन, इट विल बी कंटिन्यूड। और तीसरी जो प्रतिज्ञा है बहुत ही सहकारियों महत्वपूर्ण है, और ये जो प्रतिज्ञा ली थी, ये जो पीरियड था अशोका द ग्रेट का 2300 साल पहले, 2300 साल पहले था। आज भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है अपनाने की, सोचने की और समझने की। साथियों, तो हाउ दिस थॉट्स और जो आइडिया, जो कंसेप्ट था, कितने पावरफुल होगा ये हमें समझ में आ सकता है। तीसरी प्रतिज्ञा ये थी, मैं समस्त जल कल्याण के लिए मेरी प्रयत्नों की पराकाष्ठा करूंगा। सिर्फ प्रयत्न करूंगा ऐसे नहीं कहा, प्रयत्न की पराकाष्ठा, एट हाईएस्ट लेवल, सुपरलेटिव डिग्री, एट हाईएस्ट लेवल, उच्चतम प्रयत्न होगा या मैं करने की कोशिश करूंगा। मीन्स उन्होंने अपना जीवन का एक ही उद्देश्य रखा, समाज निर्माण, आदर्श समाज निर्माण, समता के सहित हमेशा जन कल्याण का ही पर्पज रखा। ऐसे बहुत शिलालेख है जिनमें वो कहते हैं कि क्षण क्षण उनके माइंड में वही सोच विचार रहेंगे, जनता का और जन कल्याण कैसे करे। तो सहकारियों, ये जो 3 प्रतिज्ञा है, ये 3 प्रतिज्ञा का संकल्प ये एजुकेशन की तरफ लेता है। ये एजुकेशन का इफेक्ट है। मींस एजुकेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे? एजुकेशन इज डिफाइंड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमें एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस से हम कुछ नया सीखे और उस तरह का एक्सपीरियंस हमें नेक्स्ट इन फ्यूचर में न आने की कोशिश करे, और जो हमारा करंट सिचुएशन है उस एक्सपीरियंस का दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेटर सिचुएशन, और प्रेजेंट हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेस्ट फ्यूचर, फ्रूटफुल फ्यूचर। वो जो करने की क्षमता है उसे हम
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। जो ये तीन प्रतिज्ञाएं आई ग्रेट अशोका से, वो तीन प्रतिज्ञाएं मैं ऐसा समझता हूं ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन के कारण आई। एजुकेशन, ही कंस्ट्रक्टेड हिमसेल्फ, अशोका द ग्रेट कंस्ट्रक्टेड हिज एक्सपीरियंस एंड ही कंक्लूडेड दिस, जो भी ओथ्स है, 3 ओथ्स, ही कंक्लूडेड दिस वन। तो ये हमें मीन्स अशोका द ग्रेट एजुकेशन फिलोसॉफी समझनी है तो हमें उनके अलग अलग शिलालेखों का और उनके एक्शंस का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा सहकारियों, उनके एक्शन का और जो शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन हमें करना पड़ेगा। और जो ये एशियंट इंडिया में जो अन्वीक्षिकी की विद्या थी, ये अशोका द ग्रेट इन्होंने अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए स्कूल लेवल से प्राइमरी, प्री प्राइमरी और अप टू द डिग्री लेवल उन्होंने ये जो अन्वीक्षिका मीन्स अन्वीक्षिकी विद्या यानी कि थिंकिंग स्किल ये कंपलसरी की। जो चातुर्वर्ण सिस्टम में बिफोर अशोका जो नहीं थी, ओनली इट वाज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर पीपल दैट इज ब्राह्मीण, राइट। ओनली जो जिनका संस्कार किया हुआ है या योग्य संस्कार किया हुआ है वही लोग उसको मिस पा सकते थे उस विद्या को। वो खत्म करके अशोका द ग्रेट इन्होंने ये जो अन्वीक्षिकी विद्या है सबके लिए कंपलसरी की, नॉट ऑप्शनल बट कंपलसरी की। और उनको ये शासन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा सबका। और बिकॉज ऑफ दिस अन्वीक्षिकी विद्या ही कैन मीन्स कम्युनिकेट प्रॉपरली with the people and he started cooperation in the people। तो इस चीजों को हमें समझना होगा। अशोका द ग्रेट उनका एक शिलालेख है, उसमें जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, जो कुछ मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं वह मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाले बनाकर ला सका हूं। वैसा अशोका ग्रेट जो भी प्रगति की समाज में उसका क्रेडिट थिंकिंग स्किल को देते हैं। थिंकिंग स्किल, लोगों को सोचने वाले बनाकर ला सका हूं। जो भी प्रगति है और समृद्धि है, जो भी कल्याण ला सके है, वो लोगों को यानी कि ये शिक्षा देकर ला सका हूं। इससे हमें ये समझता है एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल, ये दो टूल्स हमने गौर किया है, स्टडी किया है दो स्टूल का। ये जो स्टूल थे भारी मजबूत तौर से तब इक्वल मीन्स इन द पीपल डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अशोका द ग्रेट इन्होंने। गौतमा एंड द बुद्धा द मौर्य एम्परर आर टू द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, देयर लाइव्स एंड अचीवमेंट्स स्टैंड्स अमंग इंडियाज बेस्ट कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन civilization। Gautama, the Buddha and the Maurya emperor Ashoka are two sons of the greatest India and the world, and their lives and achievements stands among India's best contributions to human civilization। हम बुद्धा और अशोका ये इंडिया के दो ऐसे पुत्र हैं या सन्स हैं जो जिनके कारण उनके जो लाइफ है और अचीवमेंट्स है उनके वो एक हमें वर्ल्ड को और मीन्स इंडिया को नहीं बल्कि वर्ल्ड को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशनल रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोका, हम अगर अशोका की स्टडी करेंगे, उनके शिलालेखों का अभ्यास करेंगे तो हम उनका एक कैरेक्टर जान पाएंगे, A characterization of Ashoka the Great is that he did not preach what he was not practicing himself। सहकारियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भी लिए। मीन्स जो उनका एक विशेष रहा क्वालिटी, कैरेक्टराइजेशन, एक गुणधर्म रहा कि
उन्होंने खुद नहीं किया और लोगों को बोला कि ऐसा करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने खुद पहले अपने जीवन में वो चीज लाई है, इंप्लीमेंट की है, और आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, आफ्टर ओन एक्ट, देन ही टोल्ड पीपल कि ऐसा करो, यू हैव टू डू दिस। मीन्स पहले हमने किया। ये हर एक महापुरुषों की जो मीन्स विशेषता रही है सहकारियों, पहले इन लोगों ने पहले ये जो भी विचार है, जो भी वो खुद एक्शन में लाए हैं, इंप्लीमेंट खुद के ऊपर किया है, खुद प्रयोग किया है और बाद में समाज को बताया है। अशोका भी वैसे ही थे। उन्होंने जो भी चीजें अपनाई, खुद अपनाई, इंप्लीमेंट की खुद के ऊपर और बाद में प्रजा को बताई। तो जो भी शिलालेखों में वो मैसेज देना चाहते हैं, जो भी संदेश देना चाहते हैं, वो पहले उन्होंने खुद उन्होंने उसको जिया है, इंप्लीमेंट किया है। He was, और इसी के कारण हम उनको नॉट ओनली उनकी इमेज हमारे मन में एक बल्कि एक राजा नहीं होनी चाहिए। He was not only the king, वो एक he was a great conqueror and builder, statesman and administrator, religious and social reformer और and philosopher। इस एंगल से भी हमें उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक बल्कि राजा ही नहीं थे, बल्कि वो एक विजेता थे, एक समाज विकसित करने वाले व्यक्ति थे, एक राजा नेता थे, एक अच्छे कुशल प्रशासक थे, धार्मिक और सामाजिक सुधारक भी थे, और वो दर्शन को जानते थे। इसीलिए वो एक दार्शनिक के रूप में भी हमें देखना चाहिए सहकारियों। उनके जो शिलालेख है, कुछ शिलालेखों की हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर प्रकाश डाल सकता है। उन्होंने शिलालेख में ऐसे लिखे थे, कोई जीव मारकर बलिदान ना किया जाए, कोई जीवों को मारकर बलिदान ना किया जाए। तब बिकॉज ऑफ वेदा और चातुर्वर्ण्य बिफोर अशोका द ग्रेट, ये बहुत ही धर्मान अंदरूढ़ी, ये पाखंड बहुत चलते आ रहे थे। वो प्रथाएं उन्होंने बंद करने की कोशिश की। और ये बंद करने का कब सोचेगा? व्हेन ही विल कंस्ट्रक्ट हिमसेल्फ, खुद का कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्सपीरियंस की स्थिति का ज्ञान होगा, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग। इस चीज का जब हमारी विवेक यानी कि रैशनैलिटी, रैशनल नेचर जगेगा, तब हमें पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम। दैट शुड बी मिस पर्पस, ऑब्जेक्टिव, आउटकम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो हमें इनके हर एक सेंटेंस में प्रतीत होता है कि एजुकेशन इज देयर और थिंकिंग स्किल इज देयर, ऑफ which will come out as an effect in the form of inscriptions और rock notes। जो भी शिलालेख है उनके फॉर्म में ये प्रतीत होता है हमें। राज्यों के सब स्थानों पर राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा, अर्थात मनुष्यों के लिए उपयोगी और पशुओं के लिए उपयोगी चिकित्सा का प्रबंध किया था। मीन्स अशोका के समय मनुष्यों के लिए भी चिकित्सा की सुविधाएं थी, हॉस्पिटल्स थे, वैसे ही पशुओं के लिए भी चिकित्सालय थे या सुविधाएं थी। मीन्स हम देख सकते हैं कि तब जो मॉडिफिकेशन था, मीन्स आज भी हम देखते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग फैसिलिटी अप टू द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, अप टू द बॉटम ऑफ द सोसाइटी। और इसीलिए आगे मनुष्य और पशुओं के लिए भी औषधियां जहां जहां नहीं है वहां वे लगाकर लगवाई गई। जो आयुर्वेदा बोलते हैं हम लोग, आयुर्वेदा नाउ इट इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ मेडिसिनल साइंस। आयुर्वेदा BMS वगैरह करते हैं। नाउ अशोका के पीरियड में, अशोका द ग्रेट के पीरियड में, जो भी जहां जहां ये औषधि वनस्पतियां नहीं थी, वहां से अलग अलग जगह से लेके जहां नहीं थी वहां लगाने का काम उन दिनों में किया गया। यानी कि लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, पशुओं के लिए वो औषधि वनस्पतियां जल्दी एज पर टाइम जैसे नीड होगी उस समय पे मिलना चाहिए, इसलिए वो भी काम उस पीरियड में हुआ था। और दिस इज नथिंग बट द एजुकेशन। व्हाट इज द एजुकेशन? मींस we have to solve the problems, we have to identify the problems।
जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, और वो एबिलिटी क्रिएट्स और डेवलप्स बाय एजुकेशन। और उसको अब तो हम सोचते कब है, जब हमें कुछ प्रॉब्लम आता है, व्हेन वी विल फेस सम प्रॉब्लम, व्हेन वी विल सफर सम प्रॉब्लम, देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है एजुकेशन, और जब प्रॉब्लम विल फाइंड सॉल्यूशन कब, व्हेन वी विल स्टार्ट थिंकिंग। तो ये थिंकिंग करते थे, इसलिए ही solve the problems by providing this facility to the people in the state, people in the country. तो ये this is only nothing but education. हमें वो एंगल, विजन ऑफ एंगल हमारे अंदर लाना है, to think or to educate our mind itself. And that is the objective of our PBSP program also, for reconstruction of the society. मार्गों में मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिए खुदवाए गए कुएं खुदवाए गए और वृक्षादि लगाए गए। जो भी रोड सड़कें थी, मीन्स उन्होंने बहुत सड़कों का निर्माण तभी किया गया था, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, जो बाद में पंजाब में जाए था, ऐसी बड़ी बड़े रोडों मीन्स सड़कें भी बनाई गई थी इन द पीरियड ऑफ अशोका। और तब जो कोई ट्रैवल करेगा, मार्गक्रम करेगा, तो एट दैट टाइम जो भी मीन्स वृक्ष लगाए गए, यानी कि छाया मिल सके, और कुएं खुदवाए गए, एक 16 से 17 किलोमीटर के आसपास, इंटरवल ऑफ 16 to 17 kilometers of every 16 to 17 kilometers, he digged some wells for drinking of water. मीन्स जो प्रजा की इतनी केयर कर सकता है, वो राजा के प्रति आदर भाव या विद्रोह, मीन्स आदर भाव ही होगा, विद्रोह कभी नहीं होगा। जो राजा अपनी प्रजा को पिता समान ट्रीट करता है, बिहेव कर सकता है, तो विद्रोह कैसे होगा? और वो क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल, बिकॉज ऑफ ओनली एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल। मेरे राज्य में, अगला शिलालेख, दूसरे एक शिलालेख में ऐसा है, मेरे राज्य में सब जगह युक्त रज्जक और प्रादेशिक प्रति 5वें वर्ष अन्य कार्यों के साथ यह बताने के लिए भी दौरा करेंगे। रज्जक मीन्स हर एक उनके अभिलेख में या शिलालेख में रज्जक यानी कि अधिकारी, 3 प्रकार के अधिकारी सम्राट अशोका के पीरियड में थे। मीन्स हायर श्रेणी, हायर रैंक के, मिडिल क्लास, मिडिल श्रेणी, मध्यम श्रेणी और लोअर श्रेणी के। ऐसे ये तीनों अधिकारियों के द्वारा वो अपना जो मैसेज है, जो उनको सीख देनी है समाज को, पीपल को, उनके द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे, कम्युनिकेट करते थे। उनका कम्युनिकेशन देखो, मीन्स कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मीन्स वो जो रेस्ट है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ब्रह्मा, नेपाल, यहाँ तक सीमाएं, मीन्स अनलिमिटेड एरिया था, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन। हाउ? बिकॉज ऑफ ओनली कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। कम्युनिकेशन नहीं होता तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था इन हिज पीरियड, और वो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया 2 चीजों के कारण, दैट इज एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल। माता पिता, गुरुजन, बुजुर्गों की सेवा करना अच्छा है। मीन्स हम जब शिलालेखों का अभ्यास करते हैं, गंभीर अध्ययन करते हैं, अन्वीक्षी विद्या का उद्देश्य बहुत ही स्पेसिफिक है सहकारियों। मीन्स गंभीरता से अध्ययन और सोचना, ये अन्वीक्षी विद्या का उद्देश्य है। गंभीरता से सोच मीन्स उसका हल निकालना, उसका अध्ययन करके उस प्रॉब्लम का हल निकालना, यही बड़ा उद्देश्य है अन्वीक्षी विद्या का, यानी कि थिंकिंग स्किल का। तो और ये जो मॉरल वैल्यूज है, नैतिक मूल्य मिलते हैं अशोका के सीख से, जो शिलालेख में है। तो अशोका का जो भी प्रिय मीन्स था धम्म के प्रति, धम्म मीन्स आचरण, मीन्स इजी और पीसफुल लाइफ के लिए, विदाउट सारो लाइफ जीने के लिए क्या क्या जरूरत है, कौन सी क्वालिटीज हमें इंप्लीमेंट करना है, विच क्वालिटीज विल बी यूजफुल फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, वो उन्होंने सिखाया। दैट वाज द एजुकेशन इन दोज डेज। माता पिता, गुरुजन वर्ग मीन्स हमें हमेशा इनका आदरातिथ्य करना चाहिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर्स, आवर पेरेंट्स।
इन एनी हाउ, कौन से भी चीज मीन्स ये पे बुजुर्गों की सेवा करना बहुत ही अच्छा है। तो दिस इज अ वन क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इससे थिंग्स विल बी कल्टिवेटेड। इस ये बहुत मीन्स पढ़ने में या सुनने में बताने में बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन अगर सही मायने से हम देखेंगे तो इससे अगर हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो क्या फल मिलेगा। जो कल्चर है ऑफ प्रीवियस जनरेशन इजिली दैट कैन बी कल्टिवेटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन, इन द नेक्स्ट जनरेशन, जिसे आज के दौर में जो हम गैप जनरेशन गैप कहते हैं, वो जनरेशन गैप कभी नहीं रहा इन दैट पीरियड। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन लिंकिंग वाज देयर generation to generation, and because of this near about 150 to 160 years this Maurya period was the golden period of Indian history. जीवों को मित्रों, परिचितों और संबंधियों के प्रति उदार होना, जो भी हमारे रिलेशंस में है, रिलेटेड है, रिलेशंस है, संबंधी, सगे संबंधी है, मित्र है, उनके प्रति हमें हमेशा उदारता की भावना रखनी चाहिए, उदारता की भावना रखनी चाहिए। अगर हम उदारता की भावना रखेंगे तो वो भी सेम भावना हमारे प्रति रखेंगे, सहयोग बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, एक टीम बन सकती है, और ऑलवेज देयर विल बी द क्रिएटिविटी फॉर द बेटरमेंट। एक पॉसिबिलिटी आएगी, पॉसिबिलिटी और क्रिएटिविटी आ सकती है, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ रिलेशन। जीवों को न मारना अच्छा है। सम्राट अशोका ने, अशोका द ग्रेट ने सब जीवों को अभय दिया था, मीन्स उन्होंने, और ये उन्होंने खुद से चालू किया था। पहले राजाओं के जो किचन थे, मीन्स जो भी, तो उसमें ये पक्षियों को मारा जाता था, उनका मांस खा जाते थे। लेकिन ये अशोका द ग्रेट ने पहले अपने मीन्स अपने किचन का बंद किया, और बाद में सोसाइटी को बताया, प्रजा को बताया, पीपल्स ही टोल्ड कि अभी ये करना मना है, हम जीवों को अभय देंगे, उनकी हत्या नहीं करेंगे। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि he started from himself first and then he implemented to his people, and that is most important। हम भी जब कुछ हम बताते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमें खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। तो each and every sentence in the Shilalekhh will give particular message, depth message to us, जिससे हम we can improve or enhance the quality of life, individual life also and social life also, or in simple way we can increase individual efficiency which will turn toward the social efficiency which is our purpose। और बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, थोड़ा सा मीन्स थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय करना चाहिए, थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय। हम इस बात पे मैं तो ऐसा कहता हूं, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। क्या है? थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय करना अच्छा है, थोड़ा ही संचय करना अच्छा है। इसे आगे जाके मीन्स शब्दों का व्यय, कम से कम शब्द हमें बोलने चाहिए। हम बोलते हैं मीटिंग में, अब एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ओनली 5 मिनट दिए गए हैं, 5 मिनट है, आपको 5 मिनट में जो टॉपिक बोला है उससे हमें स्पेसिफिक शब्दों में हमें बोलना है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक स्पेसिफिकली विद इन बाउंडेड टाइम, ये मतलब है कम से कम शब्द का व्यय, कम से कम शब्दों का वापर हमें करना चाहिए। वैसे ही जो भी चीज हमारे पास है कम से कम यूज करनी चाहिए, शब्दों का कम से कम व्यय और थोड़ा ही संचय, भावनाओं का। किसका संचय? इमोशंस हमें फील नहीं करना है माइंड में। और ये जो दो चीजें हैं हमें इंडिविजुअल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी बहुत कुछ सिखाती है। स्पेसिफिक शब्द, कम से कम शब्दों का उपयोग, कम व्यय ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कम से कम उपयोग, और इमोशन का संचय कम से कम, ये बहुत ही जरूरी है सहकारियों। मीन्स शब्द, स्पेसिफिक वर्ड्स वी हैव टू यूज। और हमें अगर हम हिस्ट्री देखेंगे मीन्स सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की, या जो भी हमारे अंदर भोजनों के ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इमोशनैलिटी, ये इमोशन, ये एक ऐसा गुण रहा है जिसे हमें दुर्गुण कह सकते हैं। ये मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर गए इमोशन। तो सहकारियों, मैं आपको गुंजाइश करूंगा, ये दो शब्द जो है
मीन्स थोड़ा ही व्यय और थोड़ा ही संचय करना अच्छा है। ये हमें एक जीवन का सार बताते हैं। दिस इज नथिंग बट एजुकेशन, दिस इज नथिंग बट एजुकेशन। एजुकेशन एक्चुअली वही है जो हमारा जीवन संपन्न करता है, जो हमें जीवन जीने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए एबिलिटी पैदा कर सकता है, एबिलिटी क्रिएट करता है, थिंकिंग स्किल डेवलप कर सकता है हमारे अंदर। दैट इज ओनली द एजुकेशन, दैट इज ओनली द एजुकेशन। और सहकारियों, ये मीन्स इसके साथ ये भावनाओं और शब्दों और भावनाओं दोनों के अनुसार हिसाब रखने में आज्ञा देते हैं अशोक दी ग्रेट अपने पीपल को, अपने स्टेट ऑफ पीपल को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम ये तीनों प्रश्नों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हम चीजें ये पता लगती है हमें ऐसा था, तो दीज आर द रीजंस। वैभवशाली क्यों था, लोग विद्रोह क्यों नहीं करते थे, कल मिस युद्ध के बाद भी जो रेस्ट ऑफ जो मीन्स एरिया था कलिंगा का, वो लोग भी इनके प्रति मीन्स सहयोग के प्रति अशोका ग्रेट के साथ आ गए थे। उसका रीजन यही है सहकारियों। और अशोका द ग्रेट, उनका एक अगला शिलालेख है जिसमें भलाई का काम करना कठिन है, अच्छा काम करना कठिन होता है, और जो प्रथम बार कोई ऐसा काम करता है वह ये कठिन काम पूरा करता है, कठिन काम पूरा करता है। मैंने बहुत से भलाई के काम किए हैं, अशोका ग्रेट ने बहुत सारे भलाई के काम किए हैं। आगे जाके यदि मेरे पुत्र पौत्र उसकी संतानें कल्पांतक मीन्स अनंत पीरियड के लिए, अनकाउंटेबल पीरियड, अनंत संतानें कल्पांत तक ऐसा करेगी तो यह एक महान पुण्य होगा, तो एक महान पुण्य होगा। परंतु जो थोड़ा भी त्याग करेंगे अच्छे गुणों का, धम्म वे ऑफ लाइफ, धम्मों का, वो पाप के भोगी होंगे, वे पाप के भोगी होंगे। मीन्स इसमें इसका अर्थ तात्पर्य यह है कि हम हमेशा मीन्स अच्छा काम करना कठिन होता है, लेकिन जो कठिन काम करने में सफल होता है वो जीवन में सफल होता है। और अगर हम ये अच्छे गुणों से थोड़े भी दूर हो गए, अच्छे गुणों को त्याग करने की कोशिश करें, तो हम मीन्स पाप के भोगी हो सकते हैं, अच्छे काम कर नहीं पाएंगे, वो एबिलिटी हमारे अंदर नहीं हो पाएगी, नहीं आएगी। दैट एबिलिटी विल नॉट रीच विद इन अस बाय लिविंग द बैड क्वालिटी मीन्स गुड क्वालिटीज और मॉरल वैल्यूज। ये इसका मीनिंग है। यदि मेरे पुत्र ओके प्राचीन समय में धम्म पात्र कभी नहीं, बिफोर अशोका प्राचीन समय में धम्म महापात्र कभी नियुक्त नहीं हुए थे। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महापात्र नियुक्त किए हैं, धम्म महापात्र नियुक्त किए हैं। वे सब लोगों के हित और सुख के लिए नियुक्त किए गए हैं, सभी लोगों के हित और सुख के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे असहायों तथा वृद्धों के हित और सुख में रत है, तथा लोगों की बाधाएं हटाने में भी रत है। मीन्स बिफोर अशोका पहले ऐसा कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता था अधिकारियों के, जो समाज के हित और सुख की सुपरवाइज करते रहे, की चिंता करते रहे। लेकिन अशोका ने ऐसे अधिकारियों का रिक्रूटमेंट किया, ऐसे अधिकारियों की भर्ती की जो प्रजा के मीन्स स्टेट ऑफ पीपल की हित और सुख के लिए काम करे, जो असहाय है, जिनको जरूरत है, मदद की जरूरत है, वे अधिकारी उन लोगों को मदद करते थे। जो वृद्ध है, बुजुर्ग है, उनकी मदद करते थे। जो भी स्त्रियां हैं उनकी भी मदद करते थे। और जो लोगों को कुछ बाधाएं हैं, वो बाधाएं मिटाने के लिए भी ये अधिकारी वर्ग अविरत प्रयास में लगी रहती थी। तो मिस प्रजा के प्रति, और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जो अधिकारी निर्माण की बात आती है, वो एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है। मीन्स क्या करने से प्रजा को सुख प्राप्त होगा, क्या करने से प्रजा को
कल्याण प्राप्त होगा, ये जो बात होती है उसका आंसर एजुकेशन में छिपा है, उसका आंसर थिंकिंग स्किल में छुपा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि तक्षशिला और नालंदा ये ऐसी विद्यापीठें थी जिसमें कम से कम 1000 विद्यार्थी हर साल आते थे अध्ययन के लिए। उस समय का जो अध्ययन एजुकेशन के लिए आते थे, बाहर के प्रदेशों से भी आते थे और अपने इंडिया से भी आते थे। तो ये परंपरा एजुकेशन की जो ट्रेडिशन थी वैसी थी। जो व्यक्ति कैद है, कैद उसकी संतानों के अत्याचार का शिकार न बने या वृद्ध होने के अनुसार बाधाएं हटवाते या रिहाई करवाते हैं, वे लोग यहाँ पाटलिपुत्र में तथा बाहर के सब नगरों में भी, और मेरे भाइयों बहनों और अन्य संबंधियों के महलों में भी सर्वत्र है। और किसी को, किसी प्रजा को या पीपल को किसी कारण कुछ पनिशमेंट मिला है, वो कैद है, तो उनकी जो फैमिली है, संतानें हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, उनकी कुछ बाधाएं ना आए उनके ऊपर, इसका भी ख्याल रखता ये अधिकारी वर्ग। मीन्स किस हद पे सहकार्य सहयोग की कोशिश सम्राट अशोका द ग्रेट इनकी रही है, इसकी हम ये चीज, ये लाइन ऑफ थिंकिंग हम माइंड में रख सकते हैं। मीन्स उस हद तक राजा अगर प्रजा के प्रति सोच सकता है तो वो राजा, मीन्स वो पीरियड ऑफ द किंगडम क्यों नहीं हो सकता है वैभवशाली, लोग क्यों विद्रोह करेंगे? तो और इसका रीजन है एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल। और जो हमने एजुकेशन का महत्व उजागर होता है दिल्ली टोपरा अभिलेख से। दिल्ली टोपरा दिस इज एडिट 1। प्रथम अभिलेख, दिल्ली टोपरा का जो प्रथम अभिलेख है वो पूरा कंप्लीट एजुकेशन का सीख देता है, हमें कंप्लीट एजुकेशन की सीख देता है। वो देवान प्रिय राजा ने ऐसा कहा, 26 वर्षाभिषिक्त मेरे द्वारा यह धर्म लिपि लिखाई गई। मीन्स किंग प्रियदर्शी, बिलीव्ड ऑफ बुद्धा। देवान प्रिय सहकारियों, आपको एक बात बताना मैं जरूरी समझूंगा। जब अशोका की एजुकेशन फिलॉसफी और अशोका के अभिलेखों के प्रति हम जब रीडिंग करेंगे, बुक्स खोजने की कोशिश करेंगे, तो ईच एंड एवरी बुक जो इंडियन राइटर ने लिखा है उसमें हमें, मीन्स अभी ये जो लोगों की मदद करे उसमें ब्राह्मण वर्ड आया है, ब्राह्मणों को भी सेवा करो, बुजुर्गों ब्राह्मणों की आदर करो। तो हमें बहुत सावधानी से जो पुराना इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और अपना माइंड और एजुकेशन थिंकिंग स्किल यूज करके उसका खुद इंटरप्रिटेशन करने की बहुत ही जरूरी है। तो ये जो देवान प्रिय है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ बताने की कोशिश की कि देव के प्रति देव प्रिय, लेकिन इसका अर्थ देवान प्रिय मीन्स गौतम बुद्ध को देव और तथागत ऐसा माना गया, बुद्ध प्रिय ऐसा हमें यहाँ कंसीडर करना है। तो ये कंफ्यूजन आप माइंड में मत लाइए, दैट इज रिक्वेस्टेड। देवान प्रिय राजा ने ऐसा कहा, 26 वर्षाभिषिक्त मेरे द्वारा यह धर्मलिपि लिखाई गई है। किंग प्रियदर्शी, बिलव्ड ऑफ बुद्धा, दिस रिकॉर्ड रिलेटिंग टू धम्मा हैज बीन कॉज टू बी रिटन बाय मी 26 ईयर आफ्टर माय कोरोनेशन। मीन्स मेरा राज्याभिषेक होने के बाद मेरे द्वारा यह धर्मलिपि लिखाई गई है। धम्मलिपि मीन्स जीवन जीने का मार्ग, जो भी गुणों से होगा वो लिपि लिखाई गई है। आफ्टर कोरोनेशन 26 ईयर, राज्याभिषेक के ठीक 26 साल के बाद। मीन्स सहकारियों 26 साल में इन 26 ईयर अशोका ग्रेट को इनको जो एक्सपीरियंस हुआ, he reconstructed those experiences and he put in this form of inscriptions। शिलालेखों के द्वारा वो जो एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस किया उन्होंने, वो शिलालेख के द्वारा प्रतीत हुआ, जो हम आज जिसकी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, हैप्पीनेस उसका अर्थ है ये पहला दिल्ली टोपरा शिलालेख का पहला अभिलेख। हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट is difficult to secure without intense love of Dhamma
rigorous self-examination, implicit obedience to elders, great fear of sin and excessive zeal in the cause of Dhamma. सहकारियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक शिलालेख के पहले अभिलेख को अगर समझ पाते हैं तो बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करने की एबिलिटी अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ करने का समर्थ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अगर वर्ल्ड में हैप्पीनेस, कल्याण लाना है, वो कल्याण असंभव है। किसके प्रति, मीन्स किसके बिना, किस चीजों के बिना, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए विदाउट इंटेंस लव ऑफ धम्मा, हमें इंटेंस एक हाईएस्ट लेवल पे जाके धम्मा का यानी कि मीन्स मॉरल वैल्यूज का इंप्लीमेंटेशन। धम्मा का मतलब मीन्स वे टू लाइफ, वे टू towards dignified life, we can say, way towards restriction of life, restriction of which is nothing but the education, intense law of dhamma, इसके प्रति हमें तड़प होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, एक अट्रैक्शन होना चाहिए। rigorous self examination, खुद की मीन्स परीक्षा, कठोर परीक्षा, खुद की कठोर परीक्षा, सेल्फ एनालिसिस, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस से नाम से भी जानते हैं। स्वॉट एनालिसिस, SWOT, सेल्फ वीकनेसेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। खुद की परीक्षा जब हम करना सोचेंगे, दैट विल बी द इनिशियल स्टेप टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। खुद के अंदर कौन सी निगेटिव वैल्यूज है, कौन सी पॉजिटिव गुड क्वालिटीज, बैड क्वालिटीज, एंड अगर हमें पता चलता है इसका, then and then only we can go for the improvement, तो ही हम प्रगतिशील मार्ग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। rigorous self examination मीन्स ये एजुकेशन है इंडिविजुअल लाइफ क्वालिटी का, जो हमें क्वालिटी लाइफ देना चाहती है। ऐसा एजुकेशन था इन द पीरियड ऑफ अशोका। Implicit obedience to elders, implicit means without any reason, कौन से भी हाल में हमें बुजुर्ग माता पिता उनका आदर आतिथ्य मीन्स आदर करना ही है, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना ही है। एंड हाउ इट विल बी अचीव्ड मीन्स कल्टिवेट द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ये एक बॉन्डिंग करता है। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो इट विल बॉन्ड the next generation to the previous generation, or that is most important thing for reconstruction of the society in the form of education. We have to see, or we have to think in the angle of, or in the vision of education, this point. और great fear of sin, जो भी धम्मा का आचरण है, गुड क्वालिटीज है, हमसे कभी लाइफ में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, इसका डर हमें हमेशा मन में रहना चाहिए, ताकि जो भी रूल्स एंड रेगुलेरिटीज है मीन्स मॉरल वैल्यूज है, उसके प्रति हमें इतना आदर, इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हम उसके कारण कुछ भी गलतियां हमारे लाइफ में ना कर सके, करने की कोशिश भी ना करे, और हमें कम से कम पाप और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। मीन्स ये सीख देती है ये पहला अभिलेख। और sin and excessive zeal और enthusiasm, उत्साह भरा जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन जो है उत्साह भरा होना चाहिए। ये सीख हमें तभी हम एक हैप्पीनेस, पीसफुल समाज की निर्मित कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी करते हैं। ये बहुत बड़ी सीख मिलती है इस दिल्ली टोपरा शिलालेख से, और ये एजुकेशन द्वारा अचीव कर सकता है। एजुकेशन, ये क्वालिटीज हम एजुकेशन के द्वारा या थिंकिंग स्किल के द्वारा अचीव कर सकते हैं। मीन्स हमें इंटेंस लव ऑफ धम्मा, गुड मॉरल वैल्यूज के प्रति हमें ध्यान देना चाहिए, वो हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की परीक्षा, कठोर परीक्षा खुद ने ही करनी है, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। एंड ओबीडियंस टू एल्डर्स, हम हमेशा आदर भाव रखना चाहिए
एल्डर्स के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति, और जो भी विद्वान है उनके प्रति, दार्शनिक के प्रति। ग्रेट फियर, बुरे काम करने से हमें हमेशा डर लगना चाहिए, हमें हमेशा डर लगना चाहिए। और हमें कौन सा भी काम, कौन सी भी एक्शन इंप्लीमेंट करनी है तो हमारे अंदर उत्साह भरा हुआ होना चाहिए, उत्साह भरा, फुलफिल विथ इंथुजियाज्म होना चाहिए हमारे अंदर। तो ही हमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी कर सकते हैं, तो ही एक पीसफुल हैप्पीनेस सोसाइटी क्रिएट और क्रिएशन कर सकते हैं सहकारियों। किंतु यह मेरी धर्मानुशिष्टि, धर्मापेक्षा और धर्म कामता निरंतर बढ़ी है और बढ़ेगी ही। किंतु यह मेरी धर्मानुशिष्टि, धर्मापेक्षा और धर्म कामता निरंतर बढ़ी है और बढ़ेगी ही। मीन्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, बट इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है, बट वेरीली ओविंग टू माय exhortation, this hearing for Dhamma, hearing of Dhamma, ये जो मेरी मीन्स उपदेश है धम्म के प्रति, अच्छे से आचरण के प्रति, अच्छा बिहेवियर के प्रति, वो दिस उसके कारण ये जो धम्म का आचरण है, लोगों में ज्यादा लोग उसको आचरण करते हैं। मैं जो उपदेश करता हूँ धम्म का, वो लोग, मेरी प्रजा जो पीपल है, वो इसको अच्छे से आचरण करते ही है और करते ही रहेंगे, और निरंतर अनंत काल इसका आचरण करते ही रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? कि बिकॉज दे विल लिव क्वालिटी लाइफ, एक समता, समानता या बंधुता, न्याय प्रवीण समाज की निर्मित है। इसीलिए ये जो मूल्य है, लोग इसको जीने में इंप्लीमेंट करते हैं और निरंतर करते ही रहेंगे। और ये धम्म के प्रति, इन मॉरल क्वालिटीज के प्रति लोगों का प्यार, लोगों का अट्रैक्शन, लोगों की चाहत बढ़ती ही रहेगी, बढ़ते ही जाने वाली है। इंक्रीज विल फर्दर इंक्रीज डे बाय डे। मीन्स जो हम इन तीन चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। धर्मानुशिष्टि, धर्मानुशिष्टि मीन्स धम्म का आचरण, और धर्मापेक्षा, धर्म के प्रति जो चाहत है, जो प्यार है वो, और धम्म कामता मीन्स धम्म का इम्प्लीमेंटेशन इन आवर लाइफ, और निरंतर बढ़ते ही रहेगा। तो मीन्स ऑलवेज वी हैव टू गिव और इम्पोर्टेंस टू द मॉरल वैल्यूज। लास्ट में, और मेरे राजपुरुष उत्कृष्ट गम्य तथा मध्यम अनुसरण करते हैं और संपादन करते हैं, चपल व्यक्ति द्वारा भी कराने में वे समर्थ हैं। जो तीन श्रेणी के अशोका द ग्रेट इनके अधिकारी थे, हायर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो अधिकारी थे, ये तो इसका धम्म का आचरण करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो प्रजा है, सराउंडिंग पीपल है, उनके द्वारा भी उसका आचरण करवा के लेते हैं। चाहे वो कितना भी चपल चैप्टर आदमी हो, न करने की कोशिश करो, वो भी बाद में ये अच्छो चीजों के कारण, क्वालिटी लाइफ के कारण इसके ऊपर आकर्षित होके उसका आचरण भी करने में मजबूत होते हैं और समर्थ होते हैं ये अधिकारी। मीन्स जो भी अप टू द बॉटम ऑफ द सोसाइटी पर्सन विल इंप्लीमेंट दिस द रोल ऑफ धम्मा इन हिज लाइफ टू improve the quality of life, to enhance the quality of life. And my officers okay, इसी प्रकार अंत महामात्र सहकारियों, ये महामात्र जो थे, ये एक धार्मिक और अपना जो प्रशासन आगे बढ़ाने के लिए अशोका द ग्रेट ने इनका रिक्रूटमेंट किया था, उनको महामात्र टर्म दिया है, भी करेंगे। यही विधि है जो धर्म द्वारा प्रजा पालन और धम्म द्वारा संविधान। इसी प्रकार अंत महामात्र भी करेंगे। यही विधि है जो धम्म द्वारा प्रजा का पालन और धर्म द्वारा सुखियान और धम्म द्वारा गुप्ति, और
मीन्स अशोका द ग्रेट कहते हैं कि इसी द्वारा अंत पीरियड तक मेरे महामात्र, मेरे अधिकारी जो इसी काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो इसी प्रकार धम्म का आचरण करते रहेंगे, दूसरों से धम्म का आचरण करवाते रहेंगे और धम्म द्वारा सुख की प्राप्ति, समाज में एक पीसफुल सोसाइटी, एक सुख ला सकेंगे, एक कल्याण ला सकेंगे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, और समाज